हम सब जो पेंशनर्स का काम करेगा अपने खर्चे से जाएंगे, अपनी घर की रोटी खा के करेंगे। कोई भी ऐसा कैंडिडेट को नहीं बोलेगा मुझे चाय पिलाओ, सब अपनी चाय पियेंगे, अपने घर से रोटी बांध के जाएंगे। मैं खुद वहाँ 3 दिन जाने वाला हूँ, जगह जगह सभा कर रहा हूँ अपनी पूरे टीम के साथ। सिमिलरली आपने देखा होगा जामनगर में एक अकेली रिलायंस इंडस्ट्री के कितने लाख कर्मचारी हैं। उसके बाद जो समाज से आते हैं वो समाज भी बहुत बड़ा है, वो समाज के चहेते उनका समाज में बहुत बड़ा कार्य है। तो ये सब है, जडेजा है वहाँ के ओरिजिनल राजा है। मैं राजा है इसलिए नहीं, लेकिन कामगार है इसलिए वो लड़ रहे हैं, और कामगारों के नेता है इसलिए लड़ रहे हैं। तो ये सारे जो भावनाएं हैं ये हम अपनी प्रदर्शित करेंगे। तो सर ये सब गतिविधि से क्या परिणाम को किस तरह का असर पड़ेगा? परिणाम पे हम परिणामों की चिंता हम पहले से करते नहीं हैं, हम अपने कर्तव्य की चिंता करते हैं। और जो कर्तव्य कर्म हमने पहले से किए हैं वो हमने अपना कर्तव्य पालन किया है इस संगठन के माध्यम से। के सामने रखना चाहूंगा कि ईपीएस 95 नामक जो पेंशन यहां दी करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब मैं लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी, और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे हैं कि यही सरकार हमें न्याय देगी, और उनको ये निश्चित रूप से उनकी ये मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे ये गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों के ओर से कि सर बहुत दिनों से ये पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है। के सामने रखना चाहूंगा कि ईपीएस 95 नामक जो पेंशन यहां दी करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब मैं लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी, और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे हैं कि यही सरकार हमें न्याय देगी, और उनको ये निश्चित रूप से उनकी ये अध्यक्ष जी, ये विषय महत्वपूर्ण है कि सामान्य के कक्षा के एम्प्लॉइज और वो जब ईपीएफओ के दायरे में आता है तो 15,000 से अबव जिसकी सैलरी है ये उसके अंडर उसकी सैलरी है, ये ईपीएफओ के दायरे में आते हैं, और उसका ईपीएफओ में पैसा भी कटता है और उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो पैसा उसमें उठा लेते हैं, और उस वक्त उसको कई ग्रीवेंस होती है। कई बार ये पोर्टल की वजह से उसको कई समस्याएं भी होती थी। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि अपने पैसे को निकालने के लिए, उपयोग करने के लिए उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सारी प्रोसेस हो रही है, उसको और रोबस्ट करने के लिए, और उसके जब पैसा उठाना है कोई दिक्कत ना हो, उसको एंट्री करना है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसको करेक्ट करना है। ये सारी चीज़ों को रोबस्ट करके एक बैंक लेवल का ईपीएफओ रिड्रेसल सिस्टम और ईपीएफओ की सारी गतिविधि हो सके, उसके लिए ईपीएफओ 3.0 वर्जन लाया जा रहा है। मार्च महीने तक एक ग्रीवेंस को 100% रिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है। आज उसमें अच्छा प्रोग्रेस भी हो रहा है, और 201 के तहत आज लास्ट 1 साल से जो शिकायतें थी उसमें 50%। धनोरकर जी। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाद्वारे आयोजित ईपीएस 95 योजनेअंतर्गत आपल्याला माहित असेल की 1000 रुपये ते 4000 रुपये असं अल्पसा मानधन या सगळ्या पेन्शनधारकांना मिळत आहे, आणि निवृत्ती कर्मचारी नोकरीत असताना ईपीएफओ कडे मासिक पगारातून त्यांनी 1995 ला 415, 2001 पासून 551 आणि 2014 पासून 1250 असं अंशदान जमा केलेलं आहे, आणि जवळपास जीवनातील 35 ते 40 वर्ष त्यांनी आपल्या या सेवेत घालवले। देशाच्या उभारणीत आपलं अख्खं आयुष्य त्यांनी खर्च केलं, आणि आपल्याला माहित आहे की वृद्धापकाळात अल्पसं असं मानधन त्यांना मिळतं। त्यांचा रोजचा जो दैनंदिन खर्च आहे तो यामध्ये भागत नाही। ईपीएस 95 योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी 5 ते 15 लाखापर्यंत केंद्र सरकारकडे जे मानधन जमा केलं आहे, साधारणतः 8 कोटी रुपये ते जमा आहे।
आणि असे साधारणतः निवृत्ती कर्मचारी हे 80 लाखाच्या जवळपास आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की कोश्यारी समितीच्या अहवालानुसार या सर्व कर्मचाऱ्याचं मानधन हे 9,000 रुपये आपण करावं आणि आरोग्य सेवा सुद्धा त्यांना देण्यात यावी. धन्यवाद.